केपी में पीटीआई को 2/3 मैंडेट मिला तो सूबे के वजीर आला के लिए दूसरे कई नामों की तरह अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आया। उस वक्त गैर जानिब तज्जियाकारों की राय यही थी कि अली अमीन पर न सिर्फ 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, बल्कि 2014 के धरनों और फिर 2016 में शहरों को लॉकडाउन करने की तहरीकों और 2022 के एहतजाजों में भी अली अमीन का किरदार इंतहा पसंदाना रहा है। मगर इमरान खान ने हर तरह की तनकीद के बावजूद अली अमीन गंडापुर को ही केपी का वजीर आला बनाने का फैसला किया। अली अमीन वजीर आला जैसी आला तरीन सूबाई पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद भी अपना तर्ज सियासत बदलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पहले दौरे पेशावर के दौरान वजीर आला केपी गायब रहे। अली अमीन ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और न ही वो गवर्नर हाउस की तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला केपी ने वजीर आजम की हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। अब अली अमीन विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से इतवार को पेशावर में बड़ा जलसा किया जा रहा है। यूं एक सूबाई इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारियां कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई ने सूबाई हुकूमत को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया हो। 2014 के धरनों में पीटीआई के वजीर आला परवेज खटक के जरिए सूबे के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। परवेज खटक अपने सरकारी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद केपी हाउस में बैठकर सूबे के मामलात चलाते और दोपहर के बाद धरने में शरीक हो जाते। अक्टूबर 2016 में पनामा लीक्स के मामले पर एहतजाज, मार्चेस और लॉकडाउन के दौरान परवेज खटक वजीर आला होने के बावजूद पंजाब की सरहद पर आकर एहतजाज को भी लीड करते रहे। परवेज खटक को अली अमीन के मुकाबले में ज्यादा घाघ और तजर्बाकार सियासतदान माना जाता है, जो पीटीआई से पहले भी अपना सियासी पस मंजर रखते थे। मगर अब केपी जैसे इंतहाई अहम सूबे की वजारत आला अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स के हवाले करके क्या नताइज निकलेंगे, इसका अंदाजा अली अमीन की तकरीरों और अमल से हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का वफाक और उसका इंतहाई अहम और हसास सूबा इस तरह की मुहिम जोई या फिर एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पीटीआई की हिकमत अमली, एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस, लॉकडाउन की सियासत, सूबाई वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला या पीटीआई के टाइगर? शहजाद साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस है कि ये वोट जो मिला है केपी से या मुल्क भर से, वो अली अमीन गंडापुर को तो नहीं मिला। या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर का वो वोट नहीं है कि उसको वजीर आला बनाया जाए। ये पीटीआई को वोट दिया गया है, इमरान खान को वोट दिया गया है, पीटीआई को वोट दिया गया। अब वो जिस वजह से भी दिया गया, किसी की मोहब्बत में दिया गया, किसी की क्या कहना चाहिए, मुनाफरत में दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी वोट गया वो उस पार्टी को गया। उस पार्टी ने डिटर्मिन किया, आइडेंटिफाई किया कि जी अली अमीन गंडापुर हमारा। इसी तरीके से जिस तरीके से बुजदार को पंजाब में वजीर आला लगा दिया गया था। अब अगर आप केपी के वजीर आला को भी बुजदार ही बनाना चाहते हैं या वो खुद से बुजदार बनना चाहते हैं, तो फिर तो ये उस पार्टी का और उस शख्सियत का कसूर है जो कि उस वोट को, उस ताकत को जो कि अवाम ने उसको दी है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है। समझने सोचने की बात यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो क्या चाहता है। उनकी अवलीन नीड क्या है कि उनके 5 साल पूरे हो जाएं, ताकि उन 5 सालों में वो तमाम जो खोया हुआ 16 माह का जो एक तजर्बा था, उसके बाद फिर जो पीएमएलएन की मुश्किल पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको वक्त मिल जाए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश करने का पंजाब के अंदर। ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर ऐसी सिचुएशन में वजारत आला पे आए हैं जबकि पीटीआई भी जिसे कहते हैं डाउन इन द डंप्स थी, वहां से उसको एक नई जिंदगी मिली। और मैं बार बार कहता हूं एक नई जिंदगी मिली। उसी तरीके से जिस तरह पीएमएलएन डाउन इन द डंप्स थी और उसको पंजाब में एक नई जिंदगी मिली और वहां पे मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम पंजाब से पीएमएलएन को फिर से उठाओ। तो अब अगर उन दोनों सूबों को आपस में मुकाबला किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को कमतर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है, तो फिर जाहिर है कि पीएमएलएन की उठान ज्यादा होगी अगले इलेक्शन के मुकाबले में, अगले इलेक्शन के लिए। तो ये तो मुस्तकबिल की अपनी पोजीशन अपने आप को स्टेक करने वाली बात है। इनको वोट किस चीज का मिला है? अवामी खिदमत का। इनको वोट इस चीज का मिला है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको कमतर किया जाए, सूबे के वसाइल को लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इंतशार और तशद्दुद और इस किस्म का शोर शराबा जल जलाओ करा के ये सर्विस होती है, तो फिर मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे एक जिसे कहते हैं कि सियासी सोच का फुकदान है। इमरान खान को
आजाद करवाना अगर इस पूरी पार्टी का मकसद है और उसकी कीमत ये 2-2.25 करोड़ लोग देंगे जिन्होंने इनको वोट दिया, तो फिर तो ये बहुत ही घाटे का सौदा। ठीक हो गया जी। अब सर साहब, पीटीआई की जो पॉलिसी है, 2014 परवेज खटक, 2022 महमूद खान साहब जब वो विफाक पे चढ़ दौड़े और हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तक के जुमले बोले और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल होना विफाक के खिलाफ, क्या अली अमीन गंडापुर जारहाना अंदाज में उन दोनों से भी आगे जाएंगे? लगता तो ऐसे ही है। अगर आप उनका माजी देखें और मौजूदा सियासत देखें खान साहब की, जो अभी शहजाद साहब ने बात की है, वोट तो पीटीआई को पड़े हैं ना, खान साहब को पड़े हैं ना, तो खान साहब तो नहीं मुफाहमत चाहते। मुझे तो कोई अच्छे हालात नहीं आगे नज़र आ रहे और मैं इस बात पे मैं हैरान हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ भी हूँ कि धांधली तो हर जगह हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो ये साहब कहीं छुपे हुए थे, अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाक़यात की वजह से 10 महीने छुपे रहे, अचानक बाहर आए हैं और चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो सिस्टम ने तो उनको बड़ा सपोर्ट किया। ये सिस्टम क्या है, ये कौन चला रहा है ये सिस्टम? क्या सिस्टम को ये नहीं नज़र आ रहा कि खुदा ना खास्ता जिस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, मुझे तो वो नक्शा याद आ रहा है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा निकला था, जिसमें केपी और बलूचिस्तान को अलग मुल्क दिखाया गया था और पंजाब और सिंध को अलग मुल्क दिखाया गया था। तो क्या ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? इस तरह करना चाह रहे हैं कि वो पहले दिन से लड़ाई के मोड में हैं, वो कोई एग्जिस्टेंस चाहते नहीं है? क्या ये सियासत ऐसी होती है? क्या ये सियासी जमात बनाई गई थी प्रोजेक्ट के ज़रिए और इसलिए लाया गया था कि मुल्क को मुसलसल एक इंतशार की और फसाद की हालत में रखा जाए ताकि आग लगी रहे और उस पर हाथ सेकने वाले हाथ सेकते रहे? आग में तो हम जल रहे हैं ना, हाथ सेकने वालों को तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है, इससे किसको क्या मिलेगा, मुझे नहीं अभी समझ आ रही। और जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे स्टोरीज इस्लामाबाद में, वो बड़ी खौफनाक है कि क्या कोई लोग पैसे की लालच में इतने अंधे भी हो सकते हैं कि वो मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दें ताकि उनकी अपनी चौधाहट कायम रहे उन रिसोर्सेज पे जो आवाम की ज़िंदगियों से भी ज़्यादा कीमती लगते हैं उनको। अल्लाह ही है हम पे जो रहम करे। बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं। ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब से जानेंगे, और सुबह भी वो जो पिछले 10 साल भी इस वक्त 1000 अरब से ज़ायद कर्जा है सूबे पर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, एक तो दहशतगर्दी का मामला और मसला बहुत बड़ा है। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबा बहुत से मामलात पर विफाक पर है। दहशतगर्दी विफाकी मामला है, गवर्नेंस अपनी जगह है। क्या अली अमीन साहब जैसी वजारत आला चलाएंगे, इस जारहाना सियासत की कीमत केपी के अवाम को देना पड़ेगी? अगर वो इस तरीके से सियासत चलाते हैं जिस तरह का खदशा मेरे कोलीग्स ने जाहिर किया है, फिर तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी केपी को। अब पीटीआई एक ऐसी जमात है जहां में तो परवेज इलाही भी टाइगर बन जाता है 70 साल की उम्र में। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो पैदाइशी टाइगर हैं, वो तो शुरू ही उन्होंने सियासत ही तालिब इल्म के तौर पर बतौर एक टाइगर के की थी, जिनकी अपनी कोई सियासी हैसियत इमरान खान से अलग करके नहीं है। ही ओव्स एवरीथिंग टू चेयरमैन पीटीआई। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ उन पर सूबे की जिम्मेदारी है, जो आईनी ओहदा उनके पास है, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उन्होंने हल्फ उठाया है। एक ऐसा सूबा जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट है, जो एक आग और खून के दरिया से गुजरा है, जिसके जख्म मुंतबिल करने हैं, जिसने तरक्की करनी है, जिसको हीलिंग चाहिए। और ये वो काम है जिसके लिए विफाकी हुकूमत की भी मदद चाहिए, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी चाहिए, ताकि ये तेजी से तरक्की करे और अब ये सूबा आगे को जाए। अब दूसरी तरफ उन पर जो बोझ है वो इमरान खान से वफादारी का है और उनकी मज़ाहमती सियासत का है और एहतजाजी सियासत का है, जिस पर वो बज़ाहिर फैसला कर चुके हैं कि अपनी तमाम तवानाइयाँ वो इस्तेमाल करेंगे विफाकी हुकूमत को गिराने पर और एक नए इलेक्शन को लेने पर। इस वक्त आइडियल बात यह होती कि पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन पार्टी और सरकारी ओहदे को अलग कर देते, एहतजाज जिम्मे लगा देते वो अपनी पार्टी के, और जिनके पास हुकूमत है उसको कहते कि तुम हुकूमत पर फोकस करो। क्या वो अपने सूबे का लॉकडाउन करेंगे? क्या सूबे से इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे? क्या वो इस्लामाबाद और पंजाब के एहतजाज को केपी का ईंधन फराहम करेंगे? फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल।
जिस दौर की आपने मिसाल दी है परवेज खटक की, तो परवेज खटक को तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी शामिल थी ना, वो खुद थोड़े थे। सही। मुझे ये महसूस होता है कि वो अलामती आन बान दिखाएंगे, जैसे वजीर आजम की ओथ टेकिंग में नहीं गए, जैसे उन्हें रिसीव नहीं किया, लेकिन जब तक वो काम की बात आएगी तो आई होप ही वुड मीन बिजनेस। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, इतवार को बड़ा जलसा भी करने जा रही है पीटीआई, और अगर वो कामयाब जलसा करते हैं तो क्या पेशावर एहतजाजों के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगा इस्लामाबाद की तरफ, या अलामती सब कुछ रहेगा जो जैगम साहब कह रहे हैं और बिजनेस ही करेंगे? अल्लाह करे अलामती रहे, लेकिन मैं सब दोस्तों की तवज्जो दिलवाऊंगा 2 जून 2022 के इनके पार्टी लीडर के एक स्टेटमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और लेट मी रीड आउट 2-3 sentences. If the right decision is not taken, Pakistan will lose its nuclear deterrence, and then it will be fragmented into 3 pieces. While this warning might appear blunt and bizarre, it is certainly not without a basis. The country has 4 regions. Now what? Imran Khan is saying that it will be on 3 pieces. This is nothing new. उसने ये बात आपको 2022 में बता दी थी। पार्टी लीडर जेल में है। पार्टी लीडर जेल में हो, अभी बताया गया कि पार्टी लीडर ही पार्टी लीडर है, इस जमात की कोई हैसियत नहीं, सारा वोट उसको मिला है। तो साफ ज़ाहिर है जिसको सारा वोट मिला है उसने 2 जून को 22 को ये कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। उसने कहा बल्कनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। ये उसी लीडर ने कहा जिस लीडर को वोट मिले, और सब कहते हैं कि जो उस लीडर को वोट मिले इसलिए उस लीडर की मर्ज़ी है जिस शख्स को चाहे वो तैनात करे, और जिसको तैनात किया गया उसके बारे में हमारी शदीद रिजर्वेशन है। वो क्या बातें कर रहा है? वो चढ़ाई की बातें कर रहा है, वो इख्तलाफ की बातें कर रहा है, वो वफाक को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है, तो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, या उसकी दिमाग की पैदावार नहीं है। आई विल रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ़ यू 2 जून 2022 का इंटरव्यू उस पार्टी के लीडर का पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए कौन क्या करना चाहता है, कौन कहाँ खड़ा है। अगर इस लीडर को किसी से एतराज़ है, एतराज़ सियासत में होते हैं, सियासत में इख्तलाफ होता है, लेकिन इख्तलाफ की हद ये नहीं होती, इख्तलाफ की हद में ये वार्निंग नहीं होती। सो मेरे दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि आने वाले दिन मुश्किल दिन है। अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क की सालमियत करे, मेरे मुल्क को बचाए रखे, और मेरे मुल्क में वफाक की जो पोजीशन है इसको कायम और बरकरार रखे।